हम लास्ट जहाँ पर हमने अपना लास्ट लेक्चर स्टॉप किया था वो हम रीड आउट कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर को। उसमें हमने पहले क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने पीयर टू पीयर जो आर्किटेक्चर है उसको हमने स्टडी आउट कर लिया। अब जो हम स्टडी आउट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मल्टी डेटाबेस सिस्टम। इस आर्किटेक्चर के साथ साथ आपका आज दो आपके कंटेंट के मुताबिक दो खत्म हो जाएंगे। वो है डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर आज खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका मल्टी डेटाबेस सिस्टम का एक अलग कंटेंट है एंड पर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बेस पर दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर हमने लास्ट अपना लेक्चर स्टॉप किया था वो था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में। हम दो आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं। एक पहला पढ़ा है हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, दूसरा हमने पढ़ा है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। थर्ड वन जो हमने कंटिन्यू किया हुआ है वो है मल्टी डेटाबेस सिस्टम। उसमें हम उसके वन फैक्टर्स को डिस्कस आउट कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें 4 लेयर आर्किटेक्चर है। इसमें जो एक लेयर आर्किटेक्चर ऐड हुआ है वो है ग्लोबल स्कीमा का। तो ग्लोबल स्कीमा और कंपोनेंट स्कीमा तो हम सब कुछ जानते हैं कि जितने भी डेटाबेसिस का रिकॉर्ड होता है कंपोनेंट बेसिस में, वो कलेक्ट करने के बाद वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन द केस ऑफ ग्लोबल स्कीमा में एक मॉडल बना दी जाता है। फिर उधर से सारे एक्सटर्नल स्कीमा जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये था 4 लेयर आर्किटेक्चर ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर में। जो मैं डिस्कस कर रहा था इसमें ही कि इसमें किसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है। इसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ हेटेरोजेनिटी होती है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लोकल स्कीमा पर वर्किंग कर रहे होते हैं और उनकी डेटाबेसिस अलग अलग होती है। फिर आप उसको एक बनाते हैं तो वहाँ पर हेटेरोजेनिटी के चांसेस आते हैं। सो डाटा मॉडल क्योंकि लोकल स्कीमा पर डिफरेंट होते हैं इसीलिए हेट्रोजेनिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि अगर 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो 20 यूनिवर्सिटी का डाटा मॉडल डिफरेंट होगा। तो अगर डाटा मॉडल उनका डिफरेंट है तो उसके हिसाब से हेट्रोजेनिटी का जो है कंसेप्ट है वो वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, चांसेस उसके मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने आपको स्कीमा इंटीग्रेशन का बताया कि तमाम कंसेप्ट कंपोनेंट स्कीमा से जो भी डाटा इकट्ठा करके उसको एक सिंगल स्कीमा बना देना, उसको कहते हैं ग्लोबल स्कीमा। नेक्स्ट जो हमने आज जहाँ से कंटिन्यू करना है वो ये है कि ग्लोबल ये GCS मतलब ग्लोबल कंसेप्चुअल कंपोनेंट स्कीमा जो है वो ये अगर इसमें बात करूँ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन में। पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात करते हैं कि ग्लोबल component schema in multi-database system and logical integrated distributed database system is different। के ग्लोबल कंपोनेंट स्कीमा में मल्टी डेटाबेसेस में और पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन ये लॉजिकल इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम ये बेसिकली पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है। और ये जो ग्लोबल कंपोनेंट स्कीमा है कंसेप्चुअल स्कीमा है वो मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम की है। कहता है दोनों डिफरेंट होते हैं। उसकी रीज़न क्योंकि पीयर टू पीयर डेटाबेसिस में ग्लोबल स्कीमा और मल्टी डेटाबेसिस में ग्लोबल स्कीमा डिफरेंट होती है। उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह ये है क्योंकि इसका डिज़ाइन का प्रोसेस जो है वो मूव करता है इनवर्स में। क्योंकि इन दोनों का जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो इनवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम में जो डिज़ाइन का प्रोसेस है वो बॉटम अप से कंटिन्यू करता है। बॉटम से लेकर अप की तरफ इसकी डायरेक्शन जाती है। लेकिन जो लॉजिकली इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है जिसको पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, वहाँ पर जो उसका डिज़ाइन प्रोसेस है वो टॉप डाउन है। इसलिए दोनों आपस में डिफरेंट क्राइटेरिया को में फॉल करते हैं और इसकी हम डिटेल हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये था आपका ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर में कुछ पॉइंट। अब जो आपको नेक्स्ट आपके पास मल्टी डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर है, जो आर्किटेक्चर से मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो एक है ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर जिससे हम सब वाकिफ हैं। ठीक हो गया। जिसमें हमने बताया मैंने लास्ट टाइम आपको ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर का सारा नॉ हाउ दे चुका हूँ कि लोकल स्कीमा जैसे हम एग्जांपल ली थी। ये सारी अगर यूनिवर्सिटीज़ का हम हिसाब लगा लेंगे, सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ है लोकल स्कीमा।
वहां से जो डाटा शेयर करके कंपोनेंट स्कीमा पे रखा जाता है, क्योंकि ये सबसेट है लोकल स्कीमा में, जो जो इन्फॉर्मेशन इससे लेनी हो तो वो ले लेते हैं। फिर उस कंपोनेंट स्कीमा को मर्ज करता है ये स्कीमा इंटीग्रेशन। स्कीमा इंटीग्रेशन इस कंपोनेंट स्कीमा से तमाम इन्फॉर्मेशन को लेता है और उसको एक पेज पर ग्लोबल बना देता है। फिर वहां से एक्सटर्नल जितने भी एंड यूजर होते हैं वहां से डाटा अपना ले लेते हैं। ये है, मैं सिर्फ डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने इन डिटेल फॉर्म में लिखनी भी है। और इसी तरह ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर के साथ साथ जो नेक्स्ट आर्किटेक्चर है वो है फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर सिर्फ इनसे इससे पहले मैं आपको एक चीज का मेंशन आउट करना बहुत जरूरी है, वो ये है कि व्यू स्कीमा इंटीग्रेशन और स्कीमा इंटीग्रेटेड दोनों में क्या फर्क है। हमने लास्ट टाइम 3 आर्किटेक्चर में व्यू के पॉइंट्स को डिस्कस करते थे, व्यू स्कीमा इंटीग्रेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन, सॉरी स्कीमा इंटीग्रेशन। इसमें क्या फर्क है? दोनों की वर्किंग सेम है। अब इसकी एक्सप्लेन सुन लें। दोनों की वर्किंग सेम है, इसका मतलब ये है तमाम जो है अपनी इंफॉर्मेशन तमाम जगह से इंफॉर्मेशन को मर्ज करते हैं, लेते हैं, फेच करते हैं और एक मेन इंफॉर्मेशन बना देते हैं। तो बेसिकली जो इसमें इनका काम तो दोनों का सेम है, लेकिन इनमें इन व्यूज स्कीमा इंटीग्रेशन में कि आपका जो व्यू पॉइंट होता है, मर्जिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है व्यू पॉइंट के हिसाब से। आपकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो व्यू पॉइंट के हिसाब से होती है, लेकिन स्कीमा इंटीग्रेशन में आप जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट डाटा बेसिस स्कीमा से कलेक्ट करते हैं। दोबारा सुनिए, व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो व्यू की जितनी भी इंफॉर्मेशन है व्यू के हिसाब से उसको कलेक्ट किया जाता है। लेकिन स्कीमा इंटीग्रेशन में जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो डिफरेंट डाटा बेसिस से स्कीमा से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक ग्लोबल स्कीमा के तौर पर बनाकर अपनी इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये था व्यू स्कीमा इंटीग्रेशन और स्कीमा इंटीग्रेटेड में डिफरेंस। स्कीमा इंटीग्रेशन जो है मोर कम्प्लेक्स है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि स्कीमा इंटीग्रेशन इज मोर कम्प्लेक्स, व्हाई? बिकॉज इन व्यू स्कीमा इंटीग्रेशन व्यूज जो आते हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में से आते हैं। जब सेम ऑर्गेनाइजेशन से व्यू आए तो वहां पर हेट्रोजेनिटी और सिमेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं इस वजह से। और लेकिन अगर स्कीमा इंटीग्रेशन की बात करें तो कम्प्लेक्स इस हिसाब से है कि वहां पर जो कंपोनेंट स्कीमास होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर। दैट्स व्हाई उसमें हेट्रोजेनिटी और सिमेंटिक जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो मस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए ये मोस्ट कम्प्लेक्स है स्कीमा इंटीग्रेशन। सेकंड पॉइंट, इसके 2 पॉइंट हैं। सेकंड पॉइंट कि स्कीमा इंटीग्रेशन बहुत कम्प्लेक्स है। पहला तो मैंने व्यू के हिसाब से और इंटीग्रेटेड के बता दिया कि इसमें हेट्रोजेनिटी और सिमेंटिक के हिसाब से डिफिकल्टी पॉइंट आउट करता है। सेकंड में आपको बताने लगा हूँ कि स्कीमा इंटीग्रेशन में ऑलरेडी वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे होते हैं। यही पढ़ा ना हमने, स्कीमा इंटीग्रेशन में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर ऑलरेडी पहले से काम कर रहे होते हैं। जब किसी किस्म का चेंज करने की जरूरत पेश आए तो उनके पास स्पेस नहीं होती स्कीमा इंटीग्रेशन, तो वहां पर इसलिए वो मोर कम्प्लेक्स है। क्यों? लेकिन अगर मैं व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन पर काम कर रहे होते हैं व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है तो जब आपकी वर्किंग आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेस मौजूद होती है। स्पेस के हवाले से अपनी जो वो वर्किंग है उसके लिए इतनी मुश्किल पेश नहीं आती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों पॉइंट से जो स्कीमा इंटीग्रेशन मोर कम्प्लेक्स है उसकी मालूमात हासिल होगी कि एक पॉइंट है कि उसमें हेट्रोजेनिटी इन्वॉल्व हो जाती है, वो इसको कम्प्लेक्स बना देती है स्कीमा इंटीग्रेशन को व्यू से। दूसरा, इसमें स्पेस, जब आप किसी किस्म की चेंजेस चाहते हैं तब आप चेंज नहीं कर पाते ड्यू टू द स्पेस। ये 2 इन्वॉल्वमेंट है व्यू इंटीग्रेशन और ग्लोबल स्कीमा इंटीग्रेशन। अब आ जाए फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर में।
फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेंशन आउट किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है 3 लेयर आर्किटेक्चर होती है। इसी तरह ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर 4 लेयर है और फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर 5 लेयर पर मुश्तमिल होती है। जो फर्स्ट बॉटम की दो लेयर्स हैं, लोकल स्कीमा और कंपोनेंट स्कीमा, सेम एज इट इज ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर के तौर पर काम करती हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट लेयर पर एक्सपोर्ट स्कीमा आपको नजर आ रहा होगा। ये एक्सपोर्ट स्कीमा इज द सबसेट ऑफ द कंपोनेंट स्कीमा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट of a certain user group, that is global user group. एक्सपोर्ट स्कीमा इस कंपोनेंट स्कीमा का सबसेट है और इसमें जो कंपोनेंट बेसिस से जितनी भी इंफॉर्मेशन ली जाती है उसके उस यूजर ग्रुप के इंटरेस्ट की बिहाफ पर सर्टेन यूजर ग्रुप, और सर्टेन यूजर ग्रुप कौन सा है? ग्लोबल यूजर ग्रुप। सो एक्सपर्ट स्कीमा इज द सबसेट ऑफ द कंपोनेंट स्कीमा and then different export schema from each component schema are merged to form a federated schema. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक्सपर्ट स्कीमा के पास मौजूद होती है वापस सबको मर्ज करता है और उसके बाद उसके तमाम कंपोनेंट स्कीमा को मर्ज आउट करता है और फिर एक फेडरेटेड स्कीमा बना देता है। उस फेडरेटेड स्कीमा को फिर फर्दर आपके एंड यूजर इसको एक्सटर्नल स्कीमा में एंड यूजर इसको यूज करते हैं। ये था मल्टी डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर में ग्लोबल स्कीमा आर्किटेक्चर और फेडरेटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको मल्टी डेटाबेस सिस्टम 3 लेयर आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर और लास्ट मल्टी डेटाबेस सिस्टम के जो नॉलेज है उसको मैं जो इसके बारे में डिटेल है वो आपको समझ लगी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है लास्ट टॉपिक इस आर्किटेक्चर का वो है ग्लोबल डेटा डिक्शनरी। ग्लोबल डेटा डिक्शनरी में डेटा डिक्शनरी से आपको यही मतलब समझ आ रहा हो कि आपकी जो जितनी भी कलेक्शंस हैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से, डाटा के हिसाब से, आपके डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेसेस में जो आप डाटा का एक स्टोर बनाते हो उसको एज ए डिक्शनरी के तौर पर यूज किया जाता है और वो एज ए ग्लोबल हो। तो इसमें क्या स्टडी आउट करना है? इसमें ये स्टडी आउट करना है कि हमारा ग्लोबल में जो क्वेश्चंस हैं कि डायरेक्टली इज द डेटाबेस दैट कंटेन्स डाटा अबाउट डाटा। ग्लोबल जो डाटा डिक्शनरी में जो डाटा होता है वो मेटा डाटा के तौर पर यूज होता है और हम सब इससे वाकिफ हैं कि डाटा के डाटा अबाउट डाटा के बारे में जिस किस्म की भी जो इंफॉर्मेशन है डाटाबेस में वो जो ये डाटा डिक्शनरी की डायरेक्टरी है वो इसमें इन्वॉल्व होती है एज ए ग्लोबल। सेकेंड वन जो इसका कंटिन्यूसली है वो ये है कि इसको हम जो इसकी जो डाटा डिक्शनरी या जिसको मेटा डाटा बोल रहे हैं उसको हम ग्लोबल डायरेक्टरी भी कहते हैं इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये मैपिंग करता है, मैपिंग पर मुश्तमिल होता है। अब आपको मैं ये बताऊं कि मैपिंग होता क्या है। मतलब कि वो तमाम कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट्स हों ग्लोबल स्कीमा में, चाहे वो ग्लोबल हो या फेडरेटेड स्कीमा हो, ठीक है। मतलब ये कि जो कंपोनेंट्स हैं जो कि ग्लोबल स्कीमा में प्रेजेंट्स हैं, चाहे वो ग्लोबल हो या फेडरेटेड स्कीमा हो, सिर्फ ये चेकआउट करना कि कंपोनेंट जितने भी हैं वो आपके लोकल डेटाबेस कंपोनेंट्स के साथ उनका लिंक है। इसको कहते हैं मैपिंग कॉन्सेप्ट। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैपिंग का मतलब ये है कि वो तमाम कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन है, वो तमाम कंपोनेंट जो ग्लोबल स्कीमा पर प्रेजेंट हो, चाहे वेदर इट विल बी अ ग्लोबल और इट विल बी अ फेडरेटेड स्कीमा, वो चाहे वो ग्लोबल स्कीमा को यूज कर रहे हो या फेडरेटेड स्कीमा को यूज कर रहे हो। सो इन दिस पॉइंट वी चेक आउट दैट द कंपोनेंट that is the link to which one is local database component। जो local database component के साथ वो component link हो उसको mapping कहते हैं और हम इसमें global data dictionary में हम mapping ही करते हैं उनके कंपोनेंट की बेसिस पर, और वो कंपोनेंट बेसिस डेटाबेस के बेस पर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ इश्यू क्रिएट होते हैं।
इट विल बी ऑन। यहाँ पर इशू कैसे क्रिएट होते हैं कि इशू ये होते हैं कि सिंगल सिंगल वे में हमने लार्ज और मल्टीपल फॉर डिफरेंट साइट, हमारे पास जो डेटाबेसेस है, इसकी डाटा डिक्शनरी है, वो सिंगल बेस में हो या मल्टीपल बेस में हो, डिफरेंट साइट में, ये इशू क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो है हायरार्की और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस यहाँ पर बिल्ड हो, ये पॉइंट रेज होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है कि लोकेशन कौन सी सेट की जाए, यानी कि आपका जो डेटाबेस या सिंगल लार्ज मल्टीपल बेसिस पर हो, डिफरेंट राइट साइड्स पर। हायरार्की डिस्ट्रीब्यूट डाटा पर यहाँ पर बिल्ड होती है, वो कैसी होनी चाहिए हायरार्की डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि लोकेशन कौन सी सेट करें, वेदर टू कीप एट अ सिंगल साइट और डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आप सिंगल आप रख सकते हैं, चाहे वो सिंगल साइट पर हो या डिस्ट्रीब्यूट, आप अपनी जो ये ग्लोबल डाटा डिक्शनरी को रख सकते हैं, लेकिन सिंगल साइट पर जिस तरह डाटा बढ़ता जाएगा साइट पर, आपके उस सिस्टम पर उस साइट पर लोड बढ़ता जाएगा, जो आपके लिए परेशानी होएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड इससे बेस्ट है। तो कीप अभी तक ये इश्यू चल रहे हैं कि वो हम सिंगल कॉपी रखें या रेप्लिकेशन रखें। रेप्लिकेशन में यही है कि सिंगल कॉपी मतलब आप फ्रेगमेंटेशन का आपने कॉन्सेप्ट लिया था कि आप अपने पार्ट्स को डिफरेंट साइट्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन रेप्लिकेशन में ये होता है कि आप अपने सारा डाटा जितना भी है वो हर साइट पर मौजूद हो, उसको रेप्लिकेट कहते हैं। ये हो रेप्लिकेशन, अगर क्योंकि अगर एप्लीकेशन में हो डाटा तो उससे इससे ये होगा कि अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर साइट पर डाटा मौजूद होगा, तो जहाँ से एक्सेस करना चाहें तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी कि वो चीज़ जो चीज़ हम इससे लेना चाह रहे हों और हमें उसका प्रॉपर आंसर मिले, दैट इज़ द रिलायबिलिटी। नेक्स्ट जो है, ये तो तमाम जो 3 इश्यूज हैं जिसको मैं कह रहा हूँ कि ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इसका मतलब ये है कि इन द हम इसको एक प्लेस पर रखें या मल्टीपल प्लेसेस पर रखें, ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर हैं। ये जो 3 इश्यूज मैंने आपको लास्ट बताए, कि 3 या जितने भी इश्यूज आपको बताएंगे तमाम बेस करते हैं, इसका क्वेश्चन यही अराइज होता है कि या तो इसको सिंगल कॉपी के तौर पर रखें या इसको रेप्लिकेशन करके रखें, यानी कि मल्टीपल साइट्स पर रखें, तो वो रेप्लिकेशन ही हो गए। चलें, आज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम समराइज कर लेते हैं कि आज हमने इस आर्किटेक्चर में अभी तक जो जितने भी लेक्चर इस पर स्पेंड किए हैं, जिस पर हमने स्टडी आउट किए हैं, उसको आज समराइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, और ताकि आपको भी पता लगे कि आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आर्किटेक्चर में देखा कि जो कि सबसे पहला जो इसका बेस्ड है, प्राइमरीली बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर, 3 लेयर आर्किटेक्चर। सबसे पहले जब हमने ये आर्किटेक्चर को स्टडी आउट किया था, तब सबसे पहले मैंने आपको सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आर्किटेक्चर की नॉलेज दी थी, 3 लेयर आर्किटेक्चर, बट हैव डिफरेंट एक्सटेंशन ऑफ दैट आर्किटेक्चर। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में हमने मूव किया, हमने उसमें कुछ फर्दर एक्सटेंशन इस आर्किटेक्चर में ऐड की, उसके बारे में स्टडी आउट किया। उसके बाद जो 3 एस्पेक्ट जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आर्किटेक्चर के को बेस प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से हैं, वो स्टडी आउट किए थे। वो जो मैंने आपको कहा था थ्योरेटिकल पे बेस करते हैं, हेटेरोजेनिटी, ऑटोनोमस और डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि फॉल करते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आर्किटेक्चर में, जो हमने स्टडी आउट की है। इसकी इनकी टाइप्स देखी, इनकी क्लासिफिकेशन देखी, डिटेल फॉर्म में हमने इसकी स्टडी की थी। फिर उसके बाद हमने हमने स्टडी किया था डिफरेंट आर्किटेक्चर जो है वो हैव अ पॉसिबल इन 3 एस्पेक्ट्स। वो जो आपके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनमें ये 3 एस्पेक्ट की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इसको अगर कंबाइन करते हैं, इसकी कम्बिनेशन करने से इसमें किस किस्म की पॉसिबिलिटी आती है। हमने ये भी चीज़ चेक की थी कि ये जो ऑटोनोमस लिया था, हेटेरोजेनिटी लिया था और डिस्ट्रीब्यूशन, जो 3 एस्पेक्ट से इसको डिफरेंट आर्किटेक्चर पर मैपिंग करके भी दिखाया था कि इसको अगर कम्बिनेशन करते हैं तो इससे क्या पॉसिबिलिटी आपको मिलती है, ये डिस्कस किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने
3 मेजर आर्किटेक्चर को रेड किया था, जिसमें आर्किटेक्चर में हमने सबसे पहले क्लाइंट सर्वर को रीड आउट किया था, फिर उसके बाद पीयर टू पीयर की डेटाबेसिस को रीड आउट किया था, फिर उसके बाद मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम को रीड आउट किया। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो जनरली पब्लिकली बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। कौन सी? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है आज बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज है पब्लिकली। लेकिन अगर क्वेश्चन पैदा होता है तो मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम कहाँ पर यूज होती है? मल्टी डेटाबेसिस सिस्टम हमें इन 3 एस्पेक्ट, जो कि ऑटोनमस, हेट्रोजिनिटी और डिस्ट्रीब्यूशन पर मैक्सिमम लेवल को प्रोवाइड करती है। जहां पर मैक्सिमम लेवल प्रोवाइड करना हो वहां पर इस आर्किटेक्चर को हम यूज करते हैं, उन 3 एस्पेक्ट्स में, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेट्रोजिनिटी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटोनमस के हिसाब ऑटोनॉमी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो। तो इस केस में आपको मैक्सिमम एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करती है। मेनली ऑफ द ये जो मल्टी डेटाबेसिस जो सिस्टम है, मेनली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रिसर्च इंटरेस्ट के तौर पर। इसको इन रिसर्च जो करते हैं वो ज़्यादातर मल्टी डेटाबेस सिस्टम पर स्टडी आउट यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। लास्ट में हमने ग्लोबल डाटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, कि उसके बारे में आपको लास्ट टॉपिक आपको कंप्लीट कराया। ये था समराइज आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। नेक्स्ट जो हम आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करवाना है वो है आपका डिज़ाइन इश्यूज़।